हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज या ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के बारे में कि ये एक्ट जो है क्यों लाया गया, इसके क्या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके अंदर डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी है और इसके डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए अपने इस लेसन को शुरुआत करते हैं। बात करते हैं इस एक्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन है, उसका सीधा संपर्क हमारी पब्लिक से होता है। अगर किसी भी पर्सन को अपना प्रोडक्ट या कोई न्यूली जो प्रोडक्ट उसने बनाया है उसको अगर बेचना है तो वो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पब्लिक को बेचता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा देश जो है टेक्निकल मामलों में आगे बढ़ रहा था, तकनीकी रूप से काफ़ी विकसित हो रहा था, तो ऐसे में विज्ञापनों की एक बाढ़ सी आ गई थी। हर एक व्यक्ति अपना प्रोडक्ट को विज्ञापन के माध्यम से लोगों को बेच रहा था। तो इसके अंदर, इन विज्ञापनों के अंदर जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया। तो वो भी अपना जो दवाइयाँ बना रही थी, जो प्रोडक्ट बना रही थी, जो मेडिसिन बना रही थी, तो उसको बेचने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेने लगी। अब हुआ इससे ये कि जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित थे वो प्रचार देखते, वो विज्ञापन देखते और डॉक्टर के पास जाने की बजाय वो सीधे जो फार्मासिस्ट है, जो फार्मेसी की दुकानें हैं, केमिस्ट की दुकानें हैं, वहाँ जा कर के वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनसे दवाइयाँ लेते और अपना खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करने लगते, दवाइयाँ लेकर के अपना यूज़ करने लगते। हुआ ये कि कई बार ये देखा गया कि जो भी पर्सन सेल्फ मेडिकेशन कर रहा था उसकी जो कंडीशन थी वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई और कई मामलों में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो इस तरह के केस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे काफ़ी और लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इसके ऊपर एक एक्ट बनाया जाए, एक बॉडी बनाई जाए जो इन एडवर्टाइजमेंट को, जो इन विज्ञापनों को है, मॉनिटर कर सके, उनको देख सके। और अगर उनको लगता है, उनके संज्ञान में ऐसा आता है कि हाँ ये इस मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट नहीं आना चाहिए, तो उसको बैन लगा सके, उसके ऊपर कंप्लीटली जो है प्रोहिबिट कर सके उसको। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने 1954 में एक लॉ पास किया जिसका नाम रखा ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। तो इसके अंदर जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां थी उनके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, उनके विज्ञापनों के ऊपर रोक लगाई गई, जिनके आधार पर कोई पर्सन सेल्फ मेडिकेशन कर रहा था तो उन सभी विज्ञापनों के ऊपर रोक लगाई गई। तो इस एक्ट के आने के एक साल के भीतर भीतर जब इसके ऊपर स्टडी की गई तो ये देखा गया कि कुछ पर्सन या कुछ लोग ऐसे भी आ चुके हैं इस बिजनेस के अंदर कि जो खुद को ये कह रहे हैं कि उनके पास मैजिकल पावर है, एक डिवाइन पावर है, एक जो है दैवी शक्ति उनके पास है, जिसके आधार पे वे किसी भी लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो वे लोग भी इसके अंदर शामिल हो चुके थे और धड़ल्ले से अपना जो है काम कर रहे थे, लोगों को जो है फॉल्स क्लेम कर रहे थे, लोगों को जो है झूठी तरीके से उनका इलाज कर रहे थे। और इस केस में जो सबसे लोअर क्लास था, जो सबसे निचला वर्ग था हमारे समाज का, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ और वो इन बाबाओं के चक्करों में, इन तांत्रिकों के चक्करों में जो है अपनी संपत्ति जो भी थी उसको भी लुटाता चला गया और अल्टीमेट लास्ट में यही हुआ कि उसको इलाज के बदले केवल उससे मृत्यु ही मिली, उसकी मौत ही हुई। तो इस तरह के केस भी धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिस चीज़ को गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद 1955 में फिर से एक अमेंडमेंट लेके आए और इसके अंदर जो मैजिक रेमेडीज़ हैं, जो जादू जादू टोना है, झाड़ फूक है, इसको भी ऐड कर दिया गया। तो बाद में इस एक्ट को, जो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट था, इसको जो है बदल करके द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 कहा गया। अब बात करते हैं इस एक्ट के अंदर आने वाले डिफरेंट ऑब्जेक्टिव या एम्स के बारे में। तो इसके अंदर जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये कहता है कि इस एक्ट के आधार पर उन सभी विज्ञापनों के ऊपर, वे सारे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए जिनके आधार पर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अपना इलाज कर रहा है, सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे सारे विज्ञापनों के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो ये कहता है कि वे सभी व्यक्तियों के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि जादू टोना या झाड़ फूक के माध्यम से लोगों का इलाज कर रहे हैं, उनको गलत तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उस ट्रीटमेंट के आधार पर उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनको भी हथिया रहे हैं और उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको पेनलाइज करना चाहिए, उनको सजा दी जानी चाहिए। तो ये इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इस एक्ट के अंदर आने वाले डिफरेंट टर्म्स के बारे में। बात करते हैं इसके पहले टर्म
एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि विज्ञापन को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के अंदर एडवर्टाइजमेंट को डिफाइन करने के लिए 4 टर्म्स दिए हुए हैं। पहला टर्म्स है आपका नोटिस, दूसरा है आपका सर्कुलर, तीसरा आपका लेबल, चौथा आपका रैपर और फिफ्थ आपका जो है अदर डॉक्यूमेंट्स। यानी कोई भी ऐसा नोटिस, कोई भी ऐसा सर्कुलर, कोई भी लेबल, कोई भी रैपर या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट जिसे आप ओरली जो है अनाउंस कर रहे हैं पब्लिक को, ठीक है। यानी कोई भी नोटिस है आपके पास, कोई भी सर्कुलर है, कोई भी लेवल है, कोई भी रैपर है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे आप ओरली पब्लिक को अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। या दूसरी तरीके का अगर अनाउंस करना हो तो उसको आप लाइट के थ्रू या साउंड के थ्रू या स्मोक के थ्रू जो है आप अनाउंस कर रहे हैं पब्लिक को। तो इस तरीके का जो भी एक्टिविटी होगी वो क्या कहलाएगी, एडवर्टाइजमेंट कहलाएगी या विज्ञापन कहलाती है, ठीक है। अब इस एक्ट का सेकेंड टर्म है वो है आपका मैजिक रेमेडीज। मैजिक रेमेडीज को डिफाइन करने के लिए 3 टर्म्स दिए हुए हैं। पहला आपका है तिलिस्म, दूसरा आपका कवच है और तीसरा आपका मंत्र। तो जान लेते हैं ये तीनों चीजें होती क्या हैं। पहला आपका है तिलिस्म। अब तिलिस्म ये कहता है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी वस्तु जो कोई पर्सन अपने पास रखता है और रखने के बाद ये बिलीव करता है कि मैंने अगर इस चीज़ को अपने पास रखा है, इस तिलिस्म को अपने पास रखा हुआ है और इसके होने से मेरे ऊपर कोई भी बीमारी, कोई भी विपदा, कोई भी मुसीबत मेरे ऊपर नहीं आएगी, तो ये कहलाता है आपका तिलिस्म। तो ये भी एक तरीके का मैजिक रेमेडीज है। तो आप देख सकते हैं 2 फिगर जो नीचे दिए हुए हैं ये जो है तिलिस्म कहलाते हैं। अब जो सेकेंड टर्म है वो है आपका कवच। कवच का सिंपल अगर मीनिंग है तो वो है आपका प्रोटेक्शन करना। तो प्रोटेक्शन कैसे करना, तो कवच जो है वो कई सारे शब्दों को मिला करके एक बनाया हुआ स्लोगन कहलाता है। स्लोगन आपने या कोई ऐसा कोई वाक्य है वो आपने कई सारे शब्दों को मिला करके बना दिया है और अगर आप उसको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसको दोहराते हैं और दोहराने के बाद अगर कोई पर्सन ये बिलीव करता है कि इसको दोहराने से, इसको बार बार नाम लेने से मेरे ऊपर कोई भी जो है बुरी साया या कोई भी मुसीबत, बीमारी मेरे ऊपर नहीं आएगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कवच कहलाएगा, ठीक है। थर्ड आपका है मंत्र। अब मंत्र का सीधा और शाब्दिक अर्थ यही है कि कोई भी जो है पर्सन अपने गॉड को या जिसमें भी वो विश्वास करता है उसका नाम अगर वो लेता है, बार बार उसको याद करता है, अगर किसी मुसीबत में पड़ता है और वो सोचता है कि अगर मैं इसको बार बार नाम लूँगा, बार बार इसको जपूंगा, तो जपने से क्या होगा कि मेरा जो भगवान है जिसके ऊपर भी उसकी आस्था है वो खुश होंगे और खुश होने के बाद जो है उसकी रक्षा करेंगे। किसी भी बुरी चीज़ से भी, किसी भी बुरी कंडीशन में जो है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो इस तरीके के जो भी वाक्य होंगे या जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे मंत्र कहलाएंगे। तो इन तीनों टर्म्स को जो है मैजिक रेमेडीज बोला गया है, ठीक है। मैजिक रेमेडीज में अब हम ये कह सकते हैं कि जो तिलिस्म है, कवच है, मंत्र है या कोई भी ऐसा अदर चार्म्स, चार्म्स मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके माध्यम से अगर कोई पर्सन किसी व्यक्ति का इलाज करता है, उसकी बीमारी को जो है डायग्नोस कर सकता है, क्योर कर रहा है, और क्योर किस बिहाफ पे कर रहा है, वो ये कह रहा है कि उसके पास जो है जादुई शक्ति है। उस जादुई शक्ति के आधार पर उसने तिलिस्म बनाया है, कवच बनाया है या मंत्र बनाया है और वो उस व्यक्ति की बीमारी में मदद कर रहे हैं, उसके इलाज को करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो कहलाएगी हमारी मैजिक रेमेडीज़, ठीक है। दूसरा फिगर आप ये देख पा रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि उनके पास हर तरीके की बीमारी का, हर मुसीबत का उनके पास इलाज है, समाधान है उनके पास, क्योंकि उनके पास जो है दैवी शक्ति है, उनके पास जो है जादुई पावर है उनके पास। तो इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट करना भी मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर ऑफेंस माना गया है और ये इलीगल है। और अगर कोई भी पर्सन इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करता है और लोगों को जो है मिसगाइड करता है तो ये एक ऑफेंस माना गया है और इस ऑफेंस के आधार पर जो है उसको सजा दी जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड टर्म जो कि ड्रग को लेकर है कि किसी ड्रग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर ड्रग को डिफाइन करने के लिए 3 टर्म्स दिए हुए हैं। पहला आपका टर्म्स है ए मेडिसिन, दूसरा आपका है एनी सब्सटेंस और तीसरा आपका है एनी आर्टिकल। तो इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों टर्म्स के माध्यम से किसी ड्रग को जो है डिफाइन किया जा सकता है। वैसे तो आपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर ड्रग की डेफिनेशन को पढ़ा ही होगा, उसके अंदर कुछ अलग लिखी है, लेकिन मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर ड्रग के लिए अलग अलग जो है टर्म्स दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं कि जो ये टर्म्स दिए हैं वो क्या कहते हैं।
पहला आपका जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि अ मेडिसिन फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल, यानी कोई भी ऐसी मेडिसिन जो ह्यूमन या एनिमल के द्वारा एक्सटर्नली या इंटरनली जो है यूज़ की जा रही है, और वो मेडिसिन उसकी जो बीमारी है, जो भी डिजीज है, उसको ट्रीटमेंट कर रही है, उसको क्योर कर रही है, तो ऐसी जो भी मेडिसिन होगी वो ड्रग कहलाएगी। ठीक है। अब इसका जो सेकेंड टर्म है वो बात करता है किसी सब्सटेंस के बारे में। तो कोई भी सब्सटेंस जो किसी ह्यूमन बीइंग या जो एनिमल है उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बॉडी के अंदर, उसको जो है अप्लाई किया जा रहा है उसकी बॉडी के ऊपर, और अप्लाई करने के बाद वो किसी डिजीज़ को होने से पहले ही रोक दे रहा है, या किसी बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहा है, या किसी बीमारी का जो है डायग्नोस कर रहा है, तो ऐसा सब्सटेंस अगर यूज़ किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ड्रग कहलाएगा। ठीक है। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा आर्टिकल, अब यहाँ पे जो है आर्टिकल की बात की गई है कि खाने पीने की अगर चीज़ें हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, तो उनको छोड़ने के बाद जो भी आर्टिकल है अगर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो चाहे ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है, अगर उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस करने के बाद वो किसी ऑर्गन का जो फंक्शन है उसको चेंज कर रहा है, किसी बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, या हमारी बॉडी के ऑर्गेनिक जो फंक्शन है उनको अगर अल्टर कर रहा है, उनको अगर चेंज कर रहा है, तो इस तरीके के जो आर्टिकल को ड्रग कहा जाएगा। ठीक है। लास्ट आपका जो पॉइंट है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो किसी मेडिसिन को बनाने में यूज हो रहा हो, मेडिसिन को बनाने के टाइम पर अगर कोई कंपोनेंट, कोई भी ऐसा जो है आर्टिकल यूज हो रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा ड्रग कहलाएगा। अगर सिंपल अगर देखा जाए, जैसे सिरप बनानी है, तो सिरप बनाने में जो है अगर जो डिस्टिल वाटर अगर लगाया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तो वो भी हमारा जो है ड्रग में काउंट किया जाएगा। ठीक है। आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। लेक्चर ज़रूर थोड़ा सा छोटा था, आज बहुत शॉर्ट बनाया था मैंने, बट इसके अंदर मैंने आपको बेसिक समझाने की कोशिश की कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट है क्या, और इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी, इसके क्या डिफरेंट जो है एम है वो क्या थे, और इसके अंदर डिफरेंट टर्म्स जो है लाइक एडवर्टाइजमेंट है आपका, मैजिक रेमेडीज़ और ड्रग, इनको कैसे डिफाइन किया हुआ है, तो ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। जो नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा उसके अंदर मैं जो है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि एडवर्टाइजमेंट है, तो वे एडवर्टाइजमेंट जो पूरी तरीके से बैन किए हुए हैं, प्रोहिबिट किए हुए हैं, और वे एडवर्टाइजमेंट जिन्हें इस नियम के आधार पर छूट मिली हुई है, उनको आप पब्लिश कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में, लोगों के अवेयरनेस के लिए आप उनको पब्लिश कर सकते हैं। और वे एडवर्टाइजमेंट जिनको आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो उनके बीच के क्या जो डिफरेंस है, क्या अंतर है, और एडवर्टाइजमेंट वो कैसे कैसे हैं, तो उनके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिटेल्ड स्टडी में उसकी करूँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं आपसे जल्दी। गुड बाय।